मध्य प्रदेश बोर्ड कक्षा 11वीं वाले सभी मेरे प्यारे भैया बहनों के लिए सप्लीमेंट्री परीक्षा पेपर यानी कि इकोनॉमिक्स में जो बच्चे फेल हुए हैं और अगर आप पास होकर प्यारे विद्यार्थियों 12वीं कक्षा में प्रवेश लेना चाहते हैं तो उन सभी बच्चों के लिए ये पेपर है जो कि आपको 100% प्यारे विद्यार्थियों पूरा पेपर देखना है और इन सभी प्रश्नों को याद कर लेना है, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों ये सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे और आपसे ये प्रश्न पूछे भी जाएंगे। सभी बच्चों से मेरा यही कहना है, जो बच्चे हमारे साथ नए आज जुड़े हैं, प्यारे बच्चों आपके लिए मैं लाइव क्लासें ज़रूर लूँगा। आप सभी विद्यार्थी लाइव क्लासों में ज़रूर जुड़ें और जितने बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हैं तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, जिससे कि आपकी हेल्प हो सके। प्यारे विद्यार्थियों ऐसे प्रश्न मैं आपके लिए यहाँ पर आज बताऊँगा, ये पूरा पेपर जो कि आपको परीक्षा में दिया जाएगा और आपसे ये पूरा पेपर पूछा भी जाएगा। प्रश्न यहाँ पर आप देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, वो सारे प्रश्न आ चुके हैं जो परीक्षा में आपको दिए जाएंगे। पहला प्रश्न आएगा कि सभी उत्पादक गतिविधियों का आधार है, तो सभी उत्पादक गतिविधियों का आधार क्या होता है? तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपको उत्पादन करेक्ट उत्तर करके आना है। उत्पादन जो होगा हमारा सही उत्तर होगा। विद्यार्थियों के बौद्धिक स्तर की जांच के लिए निम्न में से क्या उचित होना चाहिए? प्रश्न आएगा परीक्षा में कि विद्यार्थियों के बौद्धिक स्तर की जाँच के लिए निम्नलिखित में से क्या उपयुक्त होना चाहिए? तो इसमें आपको क्या लिख कर आना है? समांतर माध्य उचित होना चाहिए, तो यहाँ पर आपको समांतर माध्य लिख कर आना है। मेरे सभी प्यारे भैया बहनों से मेरा यही कहना है कि सभी बच्चे अच्छे से तैयारी जरूर करें और अच्छे से पढ़ें। उपभोक्ता कीमत सूचकांक किस परिवर्तन को मापता है? प्रश्न पूछा जाएगा। उपभोक्ता कीमत सूचकांक जो होता है वो खुदरा कीमत को मापता है, इसमें आपको खुदरा कीमत ध्यान रखना है। भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? प्यारे विद्यार्थियों आप जानते हैं कि भारत में योजना आयोग की जो स्थापना होती है 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुई, तो इसमें आपको 1950 लिखना है। उदारीकरण का अर्थ क्या होता है? तो उदारीकरण का अर्थ होता है सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था के नियमों में ढील देना, ये उदारीकरण का अर्थ होता है। तो इसमें आप क्या लिखेंगे? ऑप्शन नंबर सा जो दिया गया है वो करेक्ट करके आएंगे। अगला प्रश्न आएगा आपकी परीक्षा में, ध्यान से आप देखें। मानवीय पूंजी निर्माण की एक समस्या बताइए। देखिएगा, मानवीय पूंजी निर्माण की एक समस्या होती है मृत्यु दर। क्या होती है? मृत्यु दर एक समस्या होती है मानवीय पूंजी निर्माण की, तो इसमें आपको मृत्यु दर लिख कर आना है। ठीक है, तो ये आप क्या करिएगा, अच्छे से इन सभी प्रश्नों को याद जरूर करें। मेरे सभी प्यारे भैया बहन वीडियो को लाइक जरूर करें। प्यारे विद्यार्थियों आप जानते हैं कि आपके लिए मेहनत जो मैं कर रहा हूँ ये इसलिए कर रहा हूँ जिससे कि आप सभी प्यारे भैया बहन पास हो सकें, इसलिए सभी बच्चे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये रिक्त स्थान आपकी परीक्षा में आएंगे। प्रश्न है न्यायाधीश चुनने की सर्वोत्तम विधि क्या होती है? तो सर्वोत्तम जो विधि होती है वो यादृच्छिक प्रतिचयन होता है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना रहेगा? और वो हो जाएगा यादृच्छिक प्रतिचयन। ठीक है। माध्यिका को द्वारा आसानी से दर्शाया जा सकता है, तो माध्यिका को प्यारे विद्यार्थियों आरेख के द्वारा दर्शाया जाता है। जब दो चरों के मान एक ही दिशा में संचालित होते हैं तो से संबंध कहलाता है, तो धनात्मक से संबंध कहलाता है। इसमें आपको क्या लिखना रहेगा? धनात्मक। अगला है आर्थिक सुधार किस वर्ष में आते हैं? तो आर्थिक सुधार जो है 1991 में आर्थिक सुधार आए। कृषि शाखा की सर्वोच्च संख्या क्या है? तो वो हो जाएगी नाबार्ड। क्या हो जाएगी? नाबार्ड हो जाएगी। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको ध्यान रखना है, मुंबई में है। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 1982 में नाबार्ड की स्थापना होती है, ये आपको याद करना है। भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो इसमें आपको लिखना है सेवा क्षेत्र का। ठीक है, तो सेवा क्षेत्र करेक्ट करेंगे। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर सभी प्यारे भैया बहन याद जरूर करें, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में बनते हैं और छपते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए, ये सत्य असत्य वाले क्वेश्चन हैं। माध्यिका की गणना ओजाई वक्र के आधार पर होती है, तो ये आपको क्या लिखना है? सत्य लिखना है। समांतर माध्य एक स्थैतिक मूल्य है, तो इसमें आपको असत्य के रूप में लिख कर आना है, ये असत्य हो जाएगा। कार्ल पियर्सन का से संबंध ±1 से अधिक नहीं हो सकता है, बिल्कुल ये आपको क्या लिखना है? सत्य लिखना है। आर्थिक विकास की प्रक्रिया एक दीर्घकालीन और सतत चलने की प्रक्रिया नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका असत्य हो जाएगा, तो इसमें आपको असत्य लिखना है। शिक्षा में निवेश मानव को मानव पूंजी में परिवर्तित करता है, तो ये क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा।
चीन के आर्थिक संकेतक भारत से बेहतर हैं, तो बिल्कुल बेहतर हैं, तो ये आपको सत्य लिखना है। ये आप सभी बच्चे क्या करें, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें और अच्छे से पढ़ लें, याद कर लें, ताकि आप परीक्षा में पास हो सकें। ये आपकी जोड़ी देख लो, ठीक है। उपयोगिता का सृजन, तो इसमें आपको उत्पादन से मिलाना है, ऑप्शन नंबर 7 से, ठीक है, उत्पादन से। बिंदु रेखीय प्रदर्शन में आपका विश्लेषण तालिका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 12, ठीक है। बहुलक में आपको मिलाना है संख्यात्मक माप से, तो ये संख्यात्मक माप होगा। सूचकांक में आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, मानवीय पूंजी। मानव संसाधन में आपको मिलाना रहेगा ग्राफ पेपर पर। जनसंख्या में आपको मिलाना रहेगा भारत। देखिएगा जनसंख्या अर्थव्यवस्था का क्या होगा, फिर देखिएगा सबसे पहले हम मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था है, और जनसंख्या में आपको मिलाना है मानव पूंजी निर्माण से, ठीक है। तो ये आपकी जोड़ी रहेगी। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर याद करेंगे और अच्छे से मेहनत करेंगे। अगला क्वेश्चन देख लो, ये है आपका अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय न्यायाधीश सर्वेक्षण संगठन की स्थापना किस वर्ष होती है? इसमें आपको लिखना है 1950 में। एक कक्षा में छात्रों की औसत बौद्धिक प्रतिभा ज्ञात करने के लिए कौन सा औसत उपयुक्त होता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको क्या लिखना है, समांतर माध्य लिखना है, समांतर माध्य। यदि x y बराबर 0 तब चर x तथा y का संबंध कैसा होता है? तो वो शून्य होता है। भौतिक पूंजी का एक उदाहरण दीजिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको क्या लिखना है, मशीनें। क्या लिखना है, मशीनें। क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसमें लिखना है ग्रामीण ऋण प्रदान करना। क्या लिखना है, इसमें हो जाएगा ग्रामीण ऋण प्रदान करना, प्रदान करना। श्रम बल तथा कार्यबल का अंतर क्या कहलाता है? तो श्रम बल तथा कार्यबल का अंतर गैर कार्यशील जनसंख्या कहलाता है। ये आपको लिखना है, ठीक है। चीन में किस वर्ष में ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान शुरू किया गया था? तो इसमें आपको 1958 करेक्ट करना है। तो इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, ये आपके क्वेश्चन हैं। सांख्यिकी का अर्थ और सांख्यिकी के कोई 2 उदाहरण, आंकड़ों के संग्रह की 2 विधियों के नाम, यादृच्छिक प्रतिचयन क्या है, आंकड़ों के वर्गीकरण का अर्थ लिखिए। तो जो ये प्रश्न आप आपकी स्क्रीन के सामने सभी प्यारे भैया बहन देख पा रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, लाइव क्लासों में डेली इनके आंसर चल रहे हैं, तो आप सभी बच्चों को क्या करना है, लाइव क्लासों में ज़रूर जुड़ना है, जिससे कि आपको मैं इनके आंसर समझा सकूं और बता सकूं, ठीक है। तो सभी बच्चे लाइव क्लास में जुड़ने के लिए प्यारे विद्यार्थियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, और अच्छे से मेहनत और प्रयास आपको ही करना पड़ेगा जब तक आप पास ना हो जाएं। जय हिंद।